नाइन्थ क्लास हमने यूनिट 1 में कल आईटी और आईटीएस को अच्छे से पढ़ लिया था कि ये टर्म्स क्या हैं और आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे बीपीओ सर्विसेज। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मीन्स कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक बिजनेस जो कर रहा है वो एक चाहता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो है मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं किसी बाहर की कंपनी को ले कर के ये काम करवा दूँ, तो वो कंपनी क्या करती है? दूसरी कंपनी को हायर करती है उस पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है वो जो मेन कंपनी है वो किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, बट वो साथ के साथ दूसरा काम भी शुरू करना चाह रही है, तो वो क्या करती है कि उसके पास क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ नहीं होता है उस काम को करने का, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तजुर्बा नहीं होता है, या फिर अगर वो काम करते तो ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो बाहर से किसी एक्सपर्टाइज जो है वो कंपनी को हायर करते हैं, और वो कंपनी जो वो बाहर से लेकर के आते हैं अपने इस काम को करवाने के लिए, वो उनका वो काम करके उनको देती है। ठीक है, तो मतलब अपने काम को करवाने के लिए हम किसी और कंपनी का जो है वो सहारा ले रहे हैं, कह लो कि दूसरी कंपनी को हम हायर कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, वो सारी सर्विसेज क्या कहलाती हैं? बीपीओ सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। और हमारे इंडिया में ये अब इतनी हाईली ऑर्गेनाइज हो गई है ये बीपीओ सर्विसेज कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत पैसा लगा रही हैं हमारे इंडिया में अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। काफ़ी सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कह लो कि कंपनीज ऐसी हैं जो यहाँ पैसा लगा रही हैं अपने पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए, यहाँ से हमारे लोगों को हायर कर रही हैं। ठीक है, तो वो पहले कंपनीज को लेती है और कंपनीज फिर आगे एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं आउटसोर्स पे। आउटसोर्स का मतलब समझ लो कि वो एम्प्लॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती हैं। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोगों को वो कंपनी हायर करती है अपनी जो मेन कंपनी के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बिल्कुल मतलब ये कंपनी का नहीं है, बहुत बड़ा कोई नहीं है, बट जो हम लोकल में आपस में यहाँ पर अपने मार्केट में देखते हैं उसका मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे माना कि किसी का बुटीक है, वो सूट्स वगैरह बेचती है। ठीक है, और रेडीमेड सूट्स बेचती है या अनस्टिच सूट्स बेचती है। ठीक है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ थी कि वो अच्छे अच्छे जो सूट्स अपने मार्केट से ला करके वो उस पर्टिकुलर मार्केट में बेचती है ला के। ठीक है, बट बाद में वो ये सोचती है कि क्यों ना मैं टेलरिंग का काम भी शुरू करूँ। टेलरिंग का काम मीन्स कि कपड़े स्टिच करने का भी काम मैं क्यों ना शुरू करूं। तो उसमें वो देखती है कि मेरे पास इतना काम है, मैं अकेली कहाँ पे कपड़े स्टिच करूँगी। तो उस केस में वो क्या करती है, 2-3 और ऐसे लोगों को हायर कर लेती है जिनको स्टिचिंग अच्छे से आती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग तो उसकी शॉप में आते हैं, सूट्स वगैरह तो खरीदते ही हैं, बट साथ में जब वो देखते हैं कि यहाँ स्टिचिंग भी हो रही है तो साथ के साथ वो वहाँ पर स्टिच करने के लिए भी अपने सूट दे देते हैं। तो हुआ ना ये इस तरह से। ये भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ समझाने के लिए कि ये भी एक बीपीओ सर्विस है, क्योंकि जो बुटीक वाली लेडी है या जो भी है, उन्होंने वो जो 1 या 2 या 3 टेलर्स को हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया था? क्योंकि उनके पास वो लोग नहीं थे, या फिर उनके वो खुद भी जो है टेलरिंग का काम नहीं जानती थी, या अगर जानती भी होगी तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो टेलरिंग का काम करे। तो उसने क्या किया, 2-3 जानों को और हायर कर लिया जो उसके लिए जो है कमीशन पे, या कह लो कि उनकी होती है सूट्स पे कमीशन ना, तो कमीशन पे उन्होंने उन टेलर्स को रख लिया, जिससे वो टेलर जो है उसके लिए वो सूट सिल के देंगे। वो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लेंगे कस्टमर से। ठीक है, वो जो बुटीक वाली लेडी है वो उसको ऑर्डर देगी कि आपको ये सूट या इतने सूट आपको ये सिल करके देने हैं, तो वो पर सूट के हिसाब से होगी उसकी कमीशन, या फिर मंथ वाइज में मंथली उनका अपना हिसाब किताब रहेगा कि किस तरह से उसको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बुटीक वाली थी उसकी भी इनकम बढ़ गई ना, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ सूट्स ही बेचती थी, बट अब वो टेलरिंग का भी काम करवा रही है टेलर से, तो उसकी भी इनकम बढ़ गई। और साथ के साथ उन टेलर्स को क्या फ़ायदा हुआ, उनके पास भी ज़्यादा सूट्स सिलने आए, क्योंकि पहले उनके पास इतना कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो जो है वो सूट सिल सकते थे, तो वो अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे थे, बट अब उनको एक मंथली बेसिस पे या कमीशन बेसिस पे उनको भी फ़ायदा हुआ, उनको भी वो जॉब मिली। ठीक है, तो वो भी उनको भी एक जगह मिली कि जहाँ पर वो बिज़ी रहेंगे अपने, उनको काम मिलेगा, रोज़ी रोटी मिलेगी। ठीक है, तो दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ ना, हुआ ना।
जो बुटीक वाली लेडी थी उसका भी इनकम बढ़ा, और वो जो एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि वो पहले जो आस पड़ोस के कोई सूट देते थे वो 1-2 सूट या 3-4 सूट सिलते थे, बट अब वो महीने में काफ़ी सारे सूट्स जो हैं वो सिलते हैं, तो उनकी भी इनकम बढ़ी। तो ये दोनों तरह से उसको फ़ायदा हुआ। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से आप यही समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज देखो अब हमारे, मैंने आपको, अभी तो आप 9th क्लास में आए हो ना, हम इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे सीएम हेल्पलाइन ऑफिस, ठीक है। तो हम सीएम हेल्पलाइन ऑफिस गए थे, वो एक कॉल सेंटर की तरह है। एक्चुअली वो कॉल सेंटर की तरह है, क्यों? क्योंकि जितनी भी सीएम के लिए जो कंप्लेंट्स आती हैं, अब देखो सीएम तो हर एक की कंप्लेंट को एकदम से सुन करके उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपना ही एक कॉल सेंटर जो है वो बनाया है हेल्पलाइन के नाम से, जिसमें सारे लोग जो है कभी भी 24/7 24 घंटे पूरे 7 दिनों के लिए वो कॉल सेंटर जो है खुला रहता है, वहाँ पे लोग अवेलेबल रहते हैं। किसी की भी कोई कंप्लेंट होती है तो वो उसको दर्ज कर लेते हैं, और उनको जो है फिर वो सीएम तक पहुंचाते हैं। तो सीएम जो है फिर अपने हिसाब से उस पर एक्शन लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, बहुत जल्दी जो है उनके जो कंप्लेंट्स होती हैं या सुझाव होते हैं उस पर जल्दी एक्शन लिया जाता है। तो बीपीओ सर्विस में समझ लिया आपने, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए। अब जैसे मैंने सीएम हेल्पलाइन ऑफिस का आपको बताया, इसी तरह से एयरटेल के होते हैं, रिलायंस के कॉल सेंटर्स होते हैं। तो अब एयरटेल कंपनी इतनी बड़ी है, तो वो अपने कस्टमर्स की क्वेरीज को जो है पूरा फुलफ़िल नहीं करती, तो कस्टमर्स को यही कंप्लेंट्स रहती है कि आप हमें जो हमारी कोई जो प्रॉब्लम होती है आप उसको जल्दी सॉर्ट आउट नहीं करते हो। तो इसी प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो एयरटेल या जो भी आपकी और भी कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपनी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स या उनकी सुजेशंस को या उनके फीडबैक के लिए अलग से कॉल सेंटर्स जो है वो कर लेती है कि भाई आपने क्या कर, हायर कर लेती है, ठीक है, किसी कंपनी को हायर कर लेती है, और वो कंपनी क्या करती है, अलग अलग लोगों को उस कॉल सेंटर के लिए जो है अपॉइंट करती हैं, ताकि वो उन लोगों की कंप्लेंट्स को दर्ज कर ले, सुन लें, ठीक है, और उनको बता दें कि आपके इस जो भी क्वेश्चन है, कंप्लेंट है, उसकी जो है आंसर हम 2-3 दिन में या 1-2 दिन में वो टाइम बता देते हैं कि कब तक आपकी फुलफ़िल हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, एयरटेल वालों ने एक कंपनी को हायर किया कि भाई हमारे कस्टमर्स की क्वेरीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आप जो है एक मतलब आप जो है वो लोगों को हायर करो। तो वो क्या करते हैं, एक जगह बना लेते हैं, उसमें वो पूरा कॉल सेंटर होता है, जिसमें 25-30 जो है वो एम्प्लॉयज़ एक साथ बैठे होते हैं कंप्यूटर्स पे। जो भी कॉल रिसीव होती है वो साथ के साथ कंप्यूटर्स पे उसको फीड भी करते रहते हैं कि किस, और सारा आउटलुक पे, जैसे अभी आप सीखे होगे +2 में ना, तो आउटलुक पे पूरा का पूरा वो दर्ज करते रहते हैं कि किस कस्टमर के साथ या किस क्लाइंट के साथ मेरी कितने मिनट बात हुई है, कौन से दिन कितने टाइम पे उनका कॉल आया था, तो वो सारा रिकॉर्ड होता रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एयरटेल वाले को भी, एयरटेल जो कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसको मदद मिल गई कि कस्टमर्स की क्वेरीज, फीडबैक, सुजेशंस जो है वो कंपनी उनकी फुलफ़िल करती रहती है वो काम, ठीक है। तो जो मेन सुजेशंस होती है वो एयरटेल वालों से ले लेते हैं, बट जो मेन इतने कस्टमर कभी भी फ़ोन कर देते थे ना, तो वो हैंडल करना मुश्किल होता था उनके लिए, तो वो अलग से एक डिपार्टमेंट उन्होंने सिर्फ कस्टमर्स की क्वेरीज के लिए ही अपॉइंट किया, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो एयरटेल ने एक अलग से कॉल सेंटर के लिए किसी दूसरी कंपनी को हायर किया, और वो कंपनी जो है अब आगे आउटसोर्स पे, मींस कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है उन कॉल्स को अटेंड करने के लिए, और उनको फिर मंथ वाइज जो है वो पैसे देती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है कि ये आउटसोर्स करते हैं अपने एक पर्टिकुलर काम को करवाने के लिए। समझ गए ना। तो ये होती हैं बीपीओ सर्विसेज। अब हम देख लेते हैं बीपीओ सर्विसेज में और क्या क्या चीज़ें आती है। जैसे मैंने कॉल सेंटर का तो आपको बता ही दिया। दूसरा क्या है, जैसे इसमें और कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज हैं आपकी, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं, उसके लिए वो अलग से कंपनी को हायर कर लेती हैं, अपना अपना सारा एनुअल देखने का, या जो भी आपका रिफंड करना है किसी को रेवेन्यू का देखना है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई टैक्स का देखना है कि कितना हमारा जो है प्रॉफिट लॉस है, उस हिसाब से इनकम टैक्स कितना रहेगा, या फाइनेंशियली डेली कितना हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है, या कितना हमने अर्न किया है। तो ये जितने भी फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो उसको देखने के लिए वो एक अलग से डिपार्टमेंट को या अलग से कंपनी को हायर कर लेते हैं। ये एक बीपीओ सर्विस है।
टैक्सेशन का है, आपका इनकम टैक्स का है, या फिर आपका जीएसटी का है, उसको देखने के लिए, इंश्योरेंस सर्विसेज देने के लिए अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी जैसे कार इंश्योरेंस होती हैं, तरह तरह की इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, घर की इंश्योरेंस होती है। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो अलग से कंपनी को हायर कर लेते हैं। ये भी बीपीओ सर्विस है। ई पब्लिशिंग है, वेब प्रमोशन है। ई पब्लिशिंग का मतलब अगर हमने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेबसाइट बनाना है, या फिर उसकी कोई हमारे प्रमोशनल ऑफर्स हैं, नए नए प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्रमोशन हमने वेब पे करनी है, तो वो सारे काम हम एक अलग कंपनी को दे सकते हैं कि ये हमारे लिए करके दो। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो खुद थोड़ी बनाती हैं वेबसाइट्स, और लोग और दूसरे जो उन्होंने हायर किए होते हैं वो लोग उनको, या जो कंपनी हायर की होती है उन्होंने, वो लोग उनको वेबसाइट बना के देते हैं, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स या प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं उनको वेब पे प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से लीगल सर्विसेज है, कोई कंटेंट राइटिंग का काम करना है वो भी दूसरे लोग उनके लिए करके देते हैं। फिर जैसे कोई मल्टीमीडिया से रिलेटेड है, या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, तो वो भी उनको दूसरी कंपनीज वो हायर कर लेते हैं और वो करके देती हैं। डॉक्यूमेंट मैनेज करने से रिलेटेड कोई काम है, सॉफ्टवेयर अगर उन्होंने कोई बनाया है उसकी टेस्टिंग करवानी है कि किस तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो अगर उन्होंने फीडबैक लेना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरी कंपनी से वो करवाते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। तो इस तरह से आपकी बीपीओ सर्विसेज इस तरह की हमें अलग अलग फील्ड्स में सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बीपीएम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अब बीपीएम इंडस्ट्रीज़ क्या है इंडिया में? पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, वही जैसे बीपीओ था ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। कि किस तरह से ये जो कंपनीज हैं, ये जो दूसरी कंपनीज को हायर करती हैं, ये किस तरह से अ, पूरा का पूरा ये बिजनेस का प्रोसेस आप मतलब मैनेज करती हैं। यही है हमारी जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जो हायर करती हैं दूसरी कंपनीज को, वो जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं वो होती हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इंडिया की पूरी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको फ्यूल करने में, फ्यूल मीन्स कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो रही हैं। इसके अलावा मतलब जैसे अगर हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है, मीन्स कि हम कहते हैं कि जो इंडिया की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो जो है इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बढ़ रही है। ठीक है, तो ना केवल ये जीडीपी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि साथ के साथ ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब देखो, जितनी ज़्यादा हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर इनको ये सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, उतनी ज़्यादा पोस्टें निकलती हैं, तो जितनी ज़्यादा पोस्ट निकलेगी उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है ना। तो जीडीपी बढ़ाने के साथ साथ वो कई सारे लोगों को इकोनॉमिक एंड सोशली बेनिफिट दे रही हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके इनकम के लेवल्स को बढ़ा करके इनकम उनका बढ़ जाता है। और प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, तो मींस अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको भी बढ़ावा जो है ये कंपनियां देती हैं, तो जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा ये जो वर्ल्ड के मैप में कह लो, हमारा जो इंडिया का नाम हुआ है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है हम, या नॉलेज बेस्ड इकनॉमी हमारी है, तो ये जो इमेज बनी है ना वर्ल्ड के मैप पे हमारे इंडिया की, वो हमारी इस बीपीएम इंडस्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इस तरह का नाम हमारा बनने में। तो ये इमेज इन बीपीएम इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारी बनी है। तो दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग्स द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एंड has been credited with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जो इंडियंस होते हैं हम बहुत कैपेबल होते हैं कि हम बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हम
देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बीपीएम इंडस्ट्रीज़ जब इतनी एडवांस हुई है, तो इंडिया में जब उसका नाम हुआ इंडिया का कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, तो इसको देखते हुए बाहर की कंट्रीज़ के कई सारे लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बीपीएम इंडस्ट्रीज़ हमारी बनी हैं। तो बीपीएम इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, दूसरी कंपनीज़ को हायर करती हैं, और फिर वो कंपनीज़ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जो इंडियंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, हमारा इनकम लेवल भी बढ़ा है, ठीक है, इनकम बढ़ी है मीन्स। और ये जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज़ है वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू मीन्स बहुत ज़्यादा, इससे हमारे सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, जिससे कि इंडिया की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं, वो हमारी इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से बढ़ती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इतनी बात कर रहे हैं, अब हमने डिटेल में इतनी बात कर ली, अब अगर हम पॉइंटों में बोलें कि बीपीओ सर्विसेज के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम एक बार ही देख लेते हैं कि ये जो बीपीओ सर्विसेज है ना, वो इतनी एडवांस क्यों हो रही हैं, क्यों इतना ग्रो कर रही हैं। ये वो इसीलिए ग्रो कर रही हैं क्योंकि ये जो बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पहले पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम क्वालिटी नहीं दे सकते। तो इसलिए वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अच्छी सर्विसेज दे सकें, ठीक है। वो क्वालिटी चेक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि कोई भी जो हम सर्विस दे रहे हैं वो एरर फ्री हो और एक्सेप्शनल सर्विसेज हो, मीन्स बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखती हैं। Second, Government of India is encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logistical support. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत जीडीपी ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनको पूरा सपोर्ट करती है। क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट कैसे करती है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनको चाहिए होता है उस हिसाब से उनको प्रोवाइड करती है। और जितना भी कोई पैसे से रिलेटेड है या कोई और उसको उनको कोई भी मतलब कोई भी नीड होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सारी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रोवाइड करती है। तीसरी चीज़ जो है, BPO industry in India is highly developed and capable of delivering numerous types of BPO services in exceptional quality। और BPO इंडस्ट्री क्यों इतनी एडवांस हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ में जो है अपनी सर्विसेज को और कई तरह की सर्विसेज को जो है ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में देख लो कि बीपीओ सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाती है, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है, ठीक है। और ये पूरा ध्यान रखती है कि किस तरह से सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी की हों और एरर फ्री हों, ठीक है। तो ये सारी आपकी ये बीपीओ सर्विसेज की एडवांटेजेस हैं कि बीपीओ सर्विस का यूज़ करते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज़। अभी बात की कि बीपीएम इंडस्ट्रीज़ बहुत इंडिया की जीडीपी को बढ़ा रही है, तो हम देखना चाहते हैं कि जो आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किस तरह से डिवाइड होती हैं, मीन्स कौन कौन किस किस तरह से ये होती हैं। तो एक्चुअली क्या है ना बेटा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 4 कैटेगरीज के हिसाब से, 4 पैरामीटर्स के हिसाब से ये डिवाइड होती हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अभी मैं आपको 4 इसके पैरामीटर्स बताऊंगी, तो वो कंपनी किस पैरामीटर के हिसाब से सेट बैठती है उस हिसाब से वो अलग अलग फर्दर फिर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, एमएनसी में, आईएसपी में और जीआईसी में। तो ये एमएनसी, आईएसपी, जीआईसी क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इन सभी कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को इन 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर डिवाइड या फिर कह लो कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहला पैरामीटर है कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्टर है, मीन्स कि सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस, किस सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है, मीन्स कि वो एरिया क्या है,
क्या वो कोई वेबसाइट बनाने में हेल्प कर रही है, या फिर वो कोई सिर्फ सामान को परचेज करने और बेचने के लिए है, या फिर कोई आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे आपके कॉरियर सर्विसेज हैं ऐसी है, या फिर आपका क्या सेक्टर है, किस चीज़ में वो डील कर रही है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो क्या सेक्टर है उसका, या वो सिर्फ एक वेबसाइट्स बनाने वाला उनका जॉब है। तो क्या सेक्टर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, किस सेक्टर में वो काम कर रही है। पहला तो ये पैरामीटर है, उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। दूसरा पैरामीटर है टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का और कितना जो है वो चीज़ों को ऑफ़र कर रही है। ठीक है, जो वो चीज़ें ऑफ़र कर रही है वो किस किस तरह की और कितनी कर रही है। तीसरा जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, कि वो जो सर्विसेज दे रही है उसका जियोग्राफिकल कितना एरिया वो कवर कर रही है, विद इन पर्टिकुलर स्टेट कर रही है, विद इन कंट्री कर रही है, या आउट ऑफ कंट्री कर रही है। ठीक है, तो वो उसका जियोग्राफिकल स्प्रेड कितना है उसके हिसाब से। चौथा है रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, कि कितना काम वो कर रही है और साथ के साथ कितना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दे रही है एनुअली, साल में या महीने में या जो भी एक टाइम पीरियड है, तो वो कितना गवर्नमेंट को पैसा देने में सक्षम है। उसके हिसाब से भी हम ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इन 4 पैरामीटर्स को देख करके हम अलग अलग कंपनीज को 3 कैटेगरीज में रखते हैं। सबसे पहला होता है एमएनसी, जिसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, तो दूसरा होता है हमारा इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। तीसरा होता है हमारा ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो जो एमएनसी में कौन सी कंपनीज आएंगी, वो सभी कंपनीज एमएनसी में आएंगी जिनका हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर होता है, पर वो ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस। इंडिया से बाहर उनका मेन जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया से बाहर है, पर वो इंडिया के अंदर भी काम कर रहे हैं और भी कई तरह कई अलग अलग जगह की लोकेशंस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एमएनसी में ऐसी कंपनीज आएंगी जिनका हेडक्वार्टर्स है तो इंडिया से बाहर, पर वो मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डिफरेंट लोकेशंस में उनके अलग अलग जो कंपनीज के सेटअप लगे हुए हैं। ठीक है, दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल, तो वो जहाँ उनका हेडक्वार्टर होता है उनके क्लाइंट्स को भी वो देखते हैं, और साथ के साथ जो भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उनका सेटअप है उन सब क्लाइंट्स को वो देखते हैं। मींस कि वो ज़्यादातर अपने एक्सटर्नल क्लाइंट्स, अगर हम बात करें दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है, उनकी सारी फीडबैक सजेशंस क्वेरीज को फुलफिल करने का उनका मेन फोकस रहता है। सेकंड आता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स में वो सारी कंपनीज आती हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ना, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे प्रोवाइडर्स जो इंडिया में सर्विस देते हैं। तो आईएसपी स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, तो उनके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही हैं। वाइल हैविंग ऑफिसेज इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशंस, बट उनके कई अलग अलग इंटरनेशनली अलग अलग जगह पे उनके ऑफिसेज होते हैं। तो ये एमएनसी से उल्टा हो गया, क्योंकि एमएनसी में हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर होता था, ऑफिस इंडिया में और अलग अलग लोकेशंस पे वर्ल्ड वाइड होता था। आईएसपी में क्या है, हेडक्वार्टर इन कंपनीज का इंडिया के अंदर है और ऑफिसेज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। ठीक है, while most have clients based which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients। तो वैसे तो ये ज़्यादातर जो भी कंपनीज हैं वो दोनों तरह के क्लाइंट्स को देखती हैं, ग्लोबली भी जो इंडिया से बाहर है उनको भी, और जो इंडियंस हैं जो इंडिया के अंदर हैं उनको भी देखती हैं। बट जो कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मीन्स कुछ प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ केवल इंडिया के ही क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, इंडिया के ही क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड
करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं, बाकी तो क्लाइंट बेस है ग्लोबल भी और डोमेस्टिक भी, बट कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को ही सर्व करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स की। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स में आती हैं जो कि अपनी पेरेंट कंपनी को की ही ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। पेरेंट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनीज जिनसे ये खुद डेवलप हुए हैं या जो ओल्डर कंपनीज हैं वहाँ की, उनकी ही ज़रूरतों को सिर्फ वो देखते हैं। डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स, वो किसी भी एक्सटर्नल क्लाइंट की को किसी भी तरह की कोई सर्विस या फिर एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशंस इन हाउस एंड एट द सेम टाइम take advantage of expanding their global footprint and offering opportunities for innovation in a cost effective manner। तो इस तरह का जो मॉडल है वो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ऑप्शन देता है कि आपने आईटी ऑपरेशंस को इन हाउस रखना है, विद इन दैट कंट्री या पर्टिकुलर लोकेशन ही रखना है, और एट द सेम टाइम ये इस तरह से भी वो इनको हेल्प करता है कि वो अपने बिजनेस को ग्लोबली जो है वो एक्सपैंड कर सकें और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर कर सकें इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मीन्स कम खर्चे में बेस्ट क्वालिटी दे सकें, ठीक है। तो ये हमारी थी 3 तरह की कैटेगरीज जिसमें हम अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द 4 पैरामीटर्स, डिपेंडिंग ऑन द 4 पैरामीटर्स: सेक्टर, टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग, geographic spread of operations, revenue and size of